तो बच्चों अब पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, तो उसमें जो सबसे पहला आर्टिकल जो हम देखेंगे वो है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों अब इसमें बेसिकली है क्या, देखो बच्चों, जब भी आप किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर क्या करती है, फोर्स अप्लाई करती है, ठीक है। तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ठीक है बच्चों। देखो जैसे मान लो कि अब मैग्नेटिक फील्ड में कैसे, जैसे मान लो एक मैंने नॉर्थ पोल इस साइड रखा है मैग्नेटिक और दूसरे का साउथ पोल इस साइड रखा, तो अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है। अब बीच में क्या करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर को रख देता हूँ, तो अब इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस पे क्या लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी, तो उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, है ना। देखो अब हो सकता है कि इस फोर्स की वजह से क्या होता है, ऐसे ऐसे रखा है तो ऐसे हो जाए या फिर ऐसे हो जाए, तो किस डायरेक्शन में मूव करेगा ये, है ना। मैग्नेटिक फील्ड से फोर्स लगाएगी, मान लो ऐसे रखा है ना, क्या होता है ये इस तरफ मूव कर दिया फोर्स की वजह से या उस तरफ पुश हो जाए। तो ये पता कैसे चलेगा हमें, ये हमें पता चलेगा फोर्स की डायरेक्शन का एक रूल है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, यानी कि ये वाला रूल, है ना। तो इसमें बच्चों हम क्या कहते हैं बच्चों, जैसे हाँ, तो इसमें ये इसको हमें इस वाली फिंगर को रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इसको रखना है करंट की डायरेक्शन में, और थंब की डायरेक्शन क्या रहेगी बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन रहेगी। अब देखो करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो मैं फिंगर को, इस वाली फिंगर को करंट की डायरेक्शन में कर देता हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ कर देता हूँ उसको, देखो ऐसे कर दिया, ठीक है। यानी कि अंदर की तरफ फोर्स लगेगा इस पे कंडक्टर पे, समझ आ गया ना। तो क्या करना है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि जो सबसे पहले वाली फिंगर है उसको आपने रखना है किसके डायरेक्शन में, बोलो शाबाश, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और इसको करंट की डायरेक्शन में। तो ये जिस डायरेक्शन में थंब होगा वो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड उस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगी करंट वाले कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। साफ कर देते हैं इसको पहले अच्छे से, चलो लिखना है इसे, ठीक है। तो लिखो, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड inside a magnetic field, inside a magnetic field, जब भी उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, inside a magnetic field, it experience force, it experience force applied by the magnetic field, अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, क्या करेगा ये, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देगी। और उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी हमें, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, applied by the magnetic field on the current carrying conductor, on the current carrying conductor, उस फोर्स की डायरेक्शन, द करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी फाइंड आउट यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का, ठीक है बच्चों।
तो फॉर फाइंड यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसके बच्चों नोट कर लो, ठीक है। मैं चेक कर दूँ वीडियो ठीक फिल्म हो रही है। चलो बच्चों, अब हम नेक्स्ट आर्टिकल जो लिखेंगे वो लिखेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है बच्चों। तो ये रूल क्या बोलता है कि इफ, जैसे मैंने बताया ना कि आपने क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे कर लेना है, मतलब ये आपकी मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, मतलब ऐसे रखना है आपने कि ये भी देखो 90 डिग्री एंगल बन रहा है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इफ वी स्ट्रेच आवर लेफ्ट हैंड such that thumb, forefinger, middle finger, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, कि एक दूसरे क्या हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। और तब हमें क्या करना है कि अपने जो फोर फिंगर है उसको डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में रखना है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। इफ वी कीप आवर फोर फिंगर in the direction of मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और मिडिल फिंगर को किसकी डायरेक्शन में रखना है, करंट की डायरेक्शन में। मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब दोनों को अलाइन कर दिया। अब थंब हमारा जिस डायरेक्शन में होगा तो वो डायरेक्शन किसी के बच्चों मैग्नेटिक फोर्स की, यानी कि उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड फोर्स अप्लाई करेगी कंडक्टर पे। इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन इन विच थंब, ये डायरेक्शन थंब होगा, विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। नोट कर लो बच्चे इसको, तब तक मैं देख लेता हूँ कि अच्छे से फिल्म हो रहा है। ठीक है बच्चों, कर ले नोट। चलो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कितना बड़ा है, सिर्फ रट्टा कुछ नहीं लगाना है इसमें, बस जो आपको समझाया है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके लिख देना है, ठीक है। इसको ऐसा सोचना कि हाँ इतना बड़ा इसको रट्टा मारना कुछ करना, जो मैंने आपको समझाया है सिर्फ उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है, दैट्स ऑल। कभी सोचो कि रट्टा लगाना है इतने बड़े को, रट्टा नहीं लगेगा इसका। चलो अच्छा, नेक्स्ट बच्चों हम काफी इंटरेस्टिंग एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है बच्चों, देखो हाँ, एक वायर लो, जैसे मान लो आपने एक सर्कुलर तार ले ली, वायर ले ली, उसको ऐसे बंद कर दिया, ठीक है। या मान लो यहाँ पे आपने एक बल्ब लगा दिया, उसमें ऐसे बल्ब लगा दिया, ठीक है, तार के साथ। अब क्या किया आपने, एक मैग्नेट लेना है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। हम इसको कहीं से करंट नहीं दे रहे, कहीं कुछ नहीं दिया, हमने क्या दिया, एक वायर ली, वायर को ऐसे किया और एक बल्ब, छोटा सा बल्ब उस पर लगा दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैग्नेट को उसके पास लेके आ रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, पास लेके दूर लेके, पास लेके दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा बच्चों, इस कॉइल के अंदर करंट पैदा हो जाएगा और उस करंट की वजह से ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, हमने कहीं से बाहर से सप्लाई दी इस बल्ब को बिजली की, एक तार ली, तार के साथ कनेक्ट किया, ठीक है। मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, पास लेके आ रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं जल्दी कि आपको
इस एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं बच्चे से, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा होता है, ठीक है। फिर मैं शॉर्ट्स में वीडियो डाल दूंगा, वो कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी करने की, थोड़ा शेड्यूल से टाइम निकाल के, ठीक है। तो आपने क्या करना है, मैग्नेट को पास लेके आओगे, दूर लेके जाओगे, पास लेके आओगे, दूर लेके जाओगे, तो उससे क्या होगा बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से। तो इस फिनोमेना को बच्चों हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। यानी कि क्या हुआ, पता लगे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। यानी कि इस तार, देखो बच्चों, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, क्योंकि मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या होगा, ऐसे, तो जैसे मैं इसको पास लेके आऊंगा तो इस वायर के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, इसे इसके पास, है ना। और जैसे इसको दूर लेके जाऊंगा, इसके जो कॉन्टैक्ट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कम हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा रहती हैं, ठीक है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इसकी चेंज, अगर इसको पास लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये कोयल क्या करेगी, मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा एक्सपीरियंस करेगी। लेकिन जैसे मैं इसको दूर लेके जाऊंगा, ये कोयल कम मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगी। यानी कि कभी ये मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा एक्सपीरियंस करे, कभी कम एक्सपीरियंस करे, कभी ज़्यादा कभी कम। तो उससे क्या होगा, इसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को, कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से अगर कहीं करंट पैदा होता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ आ गया। चलो अब मैं इसको लिखवाता हूँ आपको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ ठीक है, जो जो समझा हमने उसी को अपनी वर्डिंग में कन्वर्ट करके लिखेंगे, कोई रट्टा नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिंपल। तो क्या करेंगे, देखो मैं बताता हूँ कि लिखेंगे क्या, कि व्हेन वी चेंज द मैग्नेटिक फील्ड, कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं, ठीक है, अक्रॉस ए कंडक्टर के अक्रॉस, देन ऑन चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली अराउंड अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है बच्चों। चलो शाबाश, वेरी गुड, लिखते हैं। तो जो समझा उसी को लिखना है, अपनी वर्डिंग में रट्टा क्वेश्चन लगाना। व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर, अराउंड ए कंडक्टर, कंडक्टर के अराउंड, ठीक है, व्हेन वी चेंज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर, ठीक है बच्चों, continuously, then electric current is produced in that conductor, electric current प्रोड्यूस हो जाएगा, electric current is produced in that conductor, ठीक है। और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दिस फिनोमेना is called electromagnetic induction। इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। नोट कर लिया, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि वीडियो अच्छे से बन रही है, कई बार ब्लर हो जाती है पीछे, ठीक है, ओके। नोट कर लो बच्चों उसको। अच्छा बच्चों, जैसे हमने पिछले आर्टिकल में था वैसे ही, कि मैग्नेटिक जो करंट की डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा करंट, है ना। अब हमें ये कैसे पता चलाएंगे कि करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। तो जैसे मान लो कोई, मैंने एक छोटा सा पार्ट ले लिया, कि जैसे मान लो एक वायर है, ठीक है, कि वायर में मैग्नेट को आगे लेके जाने से, पीछे लेके जाने से करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा या ऐसे प्रोड्यूस होगा, इस तरह भी प्रोड्यूस हो सकता है। मान लो एक वायर में मैंने करंट प्रोड्यूस करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू, तो वो ऐसे भी फ्लो हो सकता है और ऐसे भी फ्लो हो सकता है। तो हमें पता कैसे चलेगा बच्चों कि करंट की डायरेक्शन कौन से वाली होगी। तो उसके लिए बच्चों एक रूल है, जिस रूल को हम बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या बोलता है बच्चों, कि आपने अपने राइट हैंड को वैसे ही स्ट्रेच कर लेना जैसे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में करते थे। आपकी बात बस डिफरेंट क्या है, ये राइट हैंड होगा। तो इसमें आपने ऐसे परपेंडिकुलर रखना है तीनों फिंगर्स को, दोनों फिंगर्स को और थंब को। तो इसको अलाइन करना है अपने जो आपका मैग्नेट है उस या कोयल की डायरेक्शन की मूवमेंट में, है ना, कि जैसे मैग्नेट हम किस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं, है ना, या
मोशन किस डायरेक्शन में कंडक्टर का, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने बताया था ना आपको कि एक कोयल है, ये मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट को पास लेके जाना है, दूर लेके जाना है, उससे करंट प्रोड्यूस हो जाएगा। या दूसरा काम आप क्या कर सकते हो कि कोयल को पास लेके जाओ, दूर लेके जाओ, पास लेके जाओ, दूर लेके जाओ, मैग्नेट को वहीं रखो, तब भी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो कि मैग्नेट है मेरे पास, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कोयल को पास लेके जाना है, इसके बल्ब लगा हुआ है इसमें, ठीक है। पास लेके जाना है, दूर लेके जाना है, पास लेके जाना, दूर लेके जाना है, तो करंट इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं इसमें बच्चों। अब क्या होगा, अब फ्लेमिंग डायरेक्शन रूल क्या कहता है कि इसको आपने रखना है कंडक्टर के मूवमेंट की डायरेक्शन में, कंडक्टर का मोशन, और इस वाले फिंगर को आपने रखना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो ऐसे होगी इस केस में, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल है ना, तो जो हमारी ये वाली फिंगर होगी ये हमें करंट की डायरेक्शन बताएगी, इसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। इसको लिख लेते हैं अभी बच्चों, ठीक है। वही है रट्टा क्वेश्चन लगाना, जो समझे उसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तो लिखते हैं इसको, अकॉर्डिंग टू दिस रूल if we stretch our forefinger, ठीक है, middle finger and thumb mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, वही ठीक है, सेम perpendicular to each other, perpendicular रख दिया, ठीक है। तो अब क्या करना है आपने, फोर फिंगर को, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ, in the direction of movement of conductor, movement of conductor, ठीक है। और जो आपकी मिडिल फिंगर होगी, सॉरी थंब होगा, उसको रखना है मोशन में, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर मोशन, ठीक है। तो बच्चों जो मिडिल फिंगर होगी वो हमें क्या देगी, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। अब इंड्यूस करंट किसको बोलते हैं बच्चों, कि जो करंट प्रोड्यूस हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, उसको हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस करंट, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, देन मिडल फिंगर विल पॉइंट in the direction of induced current, ठीक है बच्चों। तो जो हमारी मिडिल फिंगर होगी वो क्या होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन में डायरेक्शन को शो करेगी, ठीक है। गोल चेक कर दो, अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है बच्चों। चलो कर लिया नोट, कुछ नहीं बच्चों, सिंपल है बिल्कुल, बस आपने समझना है, उसको समझ लो तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। चलो चलो, नेक्स्ट आर्टिकल है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। अब बच्चों डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ठीक है। तो इसको समझने के में दो तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे, जैसे इसमें फ्यूज का कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थ वायर का कंसेप्ट क्या है वो पढ़ेंगे, ठीक है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है वो पढ़ेंगे, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना होगा फ्यूज़, कई बार हम बोलते हैं कि किसी घर का फ्यूज़ उड़ गया या किसी दुकान का फ्यूज़ उड़ गया, तो एक क्या चक्कर क्या है, फ्यूज़ का कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है, समझना, ठीक है।
देखो जैसे मान लो ये बाहर से सप्लाई आ रही है, ठीक है, ये बाहर से कहीं वायर्स आ रही हैं और ये आपका घर है। एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, ठीक है, एग्जांपल की तरह समझना इसको। अब मान लो ये आपके घर की सप्लाई है, ठीक है। अब ये आपके घर में बिजली कैसे आएगी, लाइट कैसे जलेगी, पंखा कैसे चलेगा, जब इन वायर्स को हम आपके घर के साथ कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। वो अप्लायंस वगैरह भी लगे हुए बीच में, जैसे मीटर वगैरह, इलेक्ट्रिक मीटर वगैरह, ठीक है। तो पहले उसको अभी छोड़ देना, कंसेप्ट बताता हूँ फ्यूज काम कैसे करता है। अब ये डायरेक्ट करंट आप घर में दे रहे, तो देखो बच्चों करना कैसे, जैसे मान लो अब इसको ना, जैसे मान लो हमने क्या किया, यहाँ पे एक वायर लगा दी, पतली सी वायर, ठीक है, और इसके अब आपको घर की सप्लाई दी, ठीक है। तो ये जो पतली तार है बच्चों, ये वाली, ठीक है, ये जो तार है, ये जो वायर है, इसको हम बोलेंगे फ्यूज वायर। अब आप बोलोगे सर इसका काम क्या है। देखो जो फ्यूज की तार होती है वो बहुत पतली तार होती है, बहुत ज़्यादा पतली तार। अब याद करो जो जब मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर कराया था, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में मैंने क्या बताया था आपको कि जो पतली तार होती है उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, और जो मोटी तार है उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है बच्चों, कम रहता है, ठीक है। तो देखो आप कभी भी चाहे डेली लाइफ में ऑब्जर्व करना, आप जो पतली तार होती है, पतली वायर होगी, पतली वायर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, ज़्यादा, मोटी वायर का रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा। आप एक चीज़ ऑब्जर्व करना, जो पतली वायर होगी बेटा वो जल्दी गर्म हो जाती है, देखा होगा आपने, ठीक है। गर्म क्यों होती है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा किसी मटेरियल का, करंट अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा, और करंट अगर अच्छे से फ्लो नहीं करेगा तो क्या करेगा, उस वायर को हीट करना स्टार्ट कर दिया। सेम कंसेप्ट इसमें, जैसे मान लो अब फ्यूज़ क्या काम करता है, जैसे मान लो आपने घर में कोई हैवी चीज़ चला ली, हैवी चीज़ कैसे, जिसकी पावर ज़्यादा है, जैसे कोई हीटर चला लिया, हीटर 2000 वाट का है या 4000 वाट का है, ठीक है, आपने घर में चला लिया। अब जैसे आप घर में चलाओगे तो बाहर से, अब क्योंकि उसको चलने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, तो बाहर से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आएगी तो इस वायर के थ्रू होके जाएगी, इस पतली तार के थ्रू, इस पतली वायर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं फ्यूज़ वायर। अब क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, तो ये वायर क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, हीट होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा करंट अच्छे से फ्लो नहीं करेगा, करंट क्या कर देगा, उसको हीट कर देगा। अब क्योंकि वायर क्या है, पतली है, तो क्या हो जाएगी, वो हीट होने की वजह से मेल्ट हो जाएगी, और यहाँ से गायब हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे ही मेल्ट होगी तो अब देखो ये सप्लाई टूट गई घर में, अब करंट क्या हवा में उड़ के तो जाएगा नहीं ऐसे, है ना। अब घर का जो सर्किट था, जो घर का सर्किट था वो बाहर के सर्किट से ब्रेक हो गया, टूट गया, अब सप्लाई टूट गई, ठीक है। जैसे मान लो आप एक इस किनारे पे खड़े हो, दूसरा किनारा ये है, ठीक है, बीच में नदी है, ठीक है, और ऊपर से जा रहा है पुल, अगर पुल ही टूट गया, ठीक है, तो आप ऐसे जा पाओगे, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट वही है, ठीक है। अब ऐसे हवा में उड़ के जाएगा नहीं करंट, अब करंट नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कि फ्यूज़ उड़ गया। फ्यूज़ कैसे उड़ते हैं, जब हम पता लगे जब हाई वोल्टेज की चीज़ या हाई वाट की चीज़ को ज़्यादा चलाते हैं, तो इसीलिए फ्यूज़ उड़ता है, ठीक है। और जैसे ही फ्यूज़ उड़ेगा, ये इनकी वायर मेल्ट होगी, अब घर में लाइट चली जाएगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। समझ आ गया, दोनों चीज़ें एक साथ, शॉर्ट सर्किट क्या होता है वो भी पता लग गया आपको, और दूसरा फ्यूज़ का कंसेप्ट क्या है वो भी, ठीक है। समझ आया ना, ध्यान से समझोगे तो सीख जाओगे, ठीक है। फ्यूज का कंसेप्ट समझना जरूर था, ठीक है, समझा, आया मजा, चलो शाबाश। अब इसको बस सिंपल हम फ्यूज को एक्सप्लेन कर देंगे कि फ्यूज होता क्या है, वही करेंगे, रट्टा कुछ नहीं लगाना, जो मैंने आपको समझाया उसको अपनी ही वर्डिंग में लिखना है। इंग्लिश तो आप बना ही लेते हो, सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 2-3 बार लिखोगे किसी चीज़ को पढ़ के, इंग्लिश में बनानी अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो फ्यूज वायर कंसेप्ट लिखते हैं, फ्यूज, ठीक है। इट इज अ थिन वायर विच एक्ट एज अ ब्रिज की तरह एक्ट करेगी, विच, जैसे ब्रिज का कंसेप्ट बताया ना कि इस पहाड़ से उस पहाड़ पे जाना है, बीच में खाई है, तो एक ब्रिज होगा, तो इस साइड वाला पहाड़ बाहर की इलेक्ट्रिसिटी बाहर से, और ये साइड वाला पहाड़ हमारा घर है, तो ये ब्रिज की तरह काम करेगी, इनको दोनों को कनेक्ट करेगी ये तार, ठीक है। जब लोड बढ़ेगा इस पे, ब्रिज टूट जाएगा, लोग इस तरफ से उस तरफ नहीं जा पाएंगे, सेम कंसेप्ट उसका। इट इज अ थिन वायर विच एक्ट एज अ ब्रिज between द, बोल बेटा जल्दी, हाँ तू ही बिटवीन द किसमें, एक्सटर्नल सर्किट एंड
इंटरनल सर्किट ऑफ द हाउस। काफ़ी अच्छे अच्छे कंसेप्ट सिखाऊंगा आपको, आगे आने वाली वीडियो डालेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेकंड टाइम इंटरनल सर्किट ऑफ द हाउस, ठीक है। अच्छा, इट थिन वायर, सिंस इट इज अ थिन वायर, क्योंकि थिन वायर है, ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस विल बी हाई। इसका रेजिस्टेंस क्या होगा? हाई होगा। ठीक है, फ्रेंड्स इट इज अ थिन वायर की, क्योंकि थिन वायर होगी, ठीक है, इट्स रेजिस्टेंस विल बी हाई, ठीक है। तो इफ अ हैवी इलेक्ट्रिक, if a heavy electric appliance is run inside house, inside domestic circuit, यानी घर में आप जब हाउस चीज चलाओगे, ठीक है, तो क्या होगा? लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू द फ्यूज, ठीक है, लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू द फ्यूज, की फ्यूज के थ्रू, लार्ज करंट विल फ्लो थ्रू द फ्यूज, की फ्यूज से ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है। विच दूसरे क्या होगा? विच हीट अप इट, विच हीट अप द फ्यूज, की हीट को, फ्यूज को हीट कर देगा। क्यों फ्यूज को हीट करेगा? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। क्यों रेजिस्टेंस ज़्यादा है? क्योंकि थिन वायर है। विच हीट अप द, विच हीट अप द फ्यूज वायर, विच हीट अप द फ्यूज वायर, ठीक है। तो उस फ्यूज वायर को हीटअप कर देगा, और हीटअप होने की वजह से क्या होगा बेटा? नोट कर लिया ना इसको, अगर नहीं किया तो रिवर्स करके नोट कर लो इसको। विच हीट अप द फ्यूज वायर, और फ्यूज वायर हीट हो जाएगी। एट लास्ट द फ्यूज वायर गेट मेल्ट, ठीक है। और मेल्ट होगी तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो ब्रेक हो जाएगा फ्रॉम एक्सटर्नल सर्किट टू इंटरनल सर्किट। दिस रिजल्ट इन breaking of, breakage of internal circuit with external circuit, ठीक है। हाँ, दिस रिजल्ट इन ब्रेकेज ऑफ इंटरनल सर्किट विद द एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट ब्रेक हो जाएगा, और इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन हो जाएगी हाउस की। इट कट डाउन इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इंटरनल सर्किट, ठीक है। और बच्चों फ्यूज वायर ज़्यादा पता है कहाँ पे लगाते हैं? जैसे मान लो कोई सरकारी बिल्डिंग होती है, जैसे जैसे हम हॉस्टल में रहते थे, ठीक है, तो वहाँ पे तरह तरह की जनता जो, कोई ड्रायर चलाने वाली जनता भी आएगी, कोई प्रेस करने वाली जनता भी आएगी, ठीक है। अब वो इतना इलेक्ट्रिसिटी का बिल कहाँ से पे करेंगे अगर इतनी हैवी चीज़ चलाएंगे? तो इसलिए वहाँ पे फ्यूज़ की वायर लगा देते, ठीक है। जैसे ही कोई 400 वाट की प्रेस चलाएगा, ड्रायर चलाएगा, ठीक है, तो एकदम से क्या होगा? वो तार मेल्ट हो जाएगी और उस रूम की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती थी, ऐसा होता था, ठीक है। नोट कर लो समझ, एक बार चेक कर लेते हैं उसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी, तो यानी कि मेन फंक्शन इसका कहाँ पे काम आता है? कि जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिसिटी के ज़्यादा कंज्यूम को रोकना हो, कि हम वहाँ पे कोई हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ना चलाए, उसको रोकने के लिए चलाए थे कहीं। अब तो जैसे MC वगैरह आ गए है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर तो इसमें पंगा क्या रहता था बच्चों फ्यूज़ वालों में, कि जैसे आप हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाते थे ना, तो फ्यूज़ उड़ गया, तो अब फिर से नई तार, पतली तार लेके आनी पड़ती थी, फिर उसको जोड़ना पड़ता था, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट था। तो बाद में MC का कंसेप्ट अप्लाई आने लगा, आजकल तो MC चल गई है। अगर कोई हैवी अप्लायंस चलाए तो MC गिर जाती है, फिर आप उसको फिर से कनेक्ट कर सकते, उसको जस्ट आप बटन ऊपर करना है तो फिर से आपका सर्किट कंटिन्यू हो जाता है, ठीक है। चलो वो तो अलग मतलब इसी का एडवांस चीज़ आ गई। चलो अब एक चीज़ देखनी है हमें, क्या देखना है? हाँ, अब इस प्रोसेस को क्या, हैवी इलेक्ट्रिक अप्लायंस चलाने की वजह से घर की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए या किसी जगह की इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किट, ठीक है। इसको बोलते हैं शॉर्ट।
बोलते दिस इज टर्म्ड एज शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट। अच्छा, अब हम बात करते हैं अर्थ वायर की, ठीक है, कि अर्थ वायर का क्या कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे मान लो आपके घर में कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली कोई चीज़ है जिसकी बॉडी लोहे की है, जैसे मान लो फ्रिज है। ठीक है, तो आप उसमें देखोगे उसमें 3 प्लग रहते हैं, है ना। फ्रिज में 3 प्लग रहते हैं, जो फ्रिज का प्लग होता है ना, उसमें 3 टांगे से निकली होती है ना। तो उसमें उसमें 3 वायर होते हैं। एक जो टांग है वो किसकी है, उसको होता है लाइव वायर, दूसरी होती है न्यूट्रल, तीसरी होती है अर्थ वायर। अब अर्थ वायर का कंसेप्ट क्या है बच्चों, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऐसा होगा जिसकी बॉडी मेटल की बनी हुई, जैसे मान लो मेरे पास ये फ्रिज है। ठीक है, ये फ्रिज की जब तार निकली ना, तो वहाँ देखोगे तो तीन टांगे से रहती है, प्लग में से 3 रहते हैं। ठीक है, थोड़ा मिडिल में ऊपर करके बनी होती है। तो अब अर्थ वायर का कंसेप्ट क्या है, कोई ऐसी इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली चीज़ जिसकी बॉडी मेटल की बनी हुई है। ठीक है, जैसे मान लो इसके अंदर वायरिंग भी हो रखी होगी फ्रिज के अंदर, है ना। तो मान लो कि किसी वजह से अंदर की वायर कोई ब्रेक होगी। अंदर की वायर ब्रेक होने का मतलब है कि अंदर की वायर पे कोई प्लास्टिक चढ़ी रहती है, वो प्लास्टिक उतर गई और वो प्लास्टिक इस फ्रिज के साथ टच हो गई। मतलब इसी वायर को ले लो कि इसकी कोई यहाँ से ठंड की वजह से कुछ या क्रैक वगैरह आ जाते हैं तार में, तो अंदर से मान लो इसका कॉपर निकल गया और कॉपर फ्रिज के साथ टच हो गया। अब क्योंकि ये प्लग में लगा हुआ है फ्रिज, तो क्या होगा, और बॉडी किसकी बनी है, इसकी मेटल की बनी हुई है, तो फ्रिज में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। समझाया ना। अब इसकी वायर छिल गई कोई यहाँ से और टच होगी बॉडी के साथ, तो फ्रिज में भी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। इस वायर की रबड़ उतर गई, अंदर से कॉपर निकला, फ्रिज के साथ टच हुआ। अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई करें तो फ्रिज में क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। अगर कोई भी फ्रिज के हाथ लगाएगा, ठीक है, तो इसका हैंडल बनाते ताकि अच्छे से फील है देखने फ्रिज है, कोई भी इस फ्रिज के हाथ लगाया तो फ्रिज में क्या आ जाएगा, करंट लगेगा उसको। तो ऐसी चीज़ को अवॉइड करने के लिए बच्चों हम एक अर्थ वायर लगा के रखते हैं। अर्थ वायर क्या करती है, जैसे अगर मान लो इसकी बॉडी में करंट आता है ना बच्चों, तो वो अर्थ वायर क्या काम करती है, इसके बॉडी के करंट को अर्थ में ले जाती है, नीचे से अर्थ में चली जाती है, सप्लाई भेज देती है। कि अगर मान लो इसके अंदर 10 एम्पियर का करंट आ गया, तो 10 में से मान लो 8 एम्पियर ही धरती में भेज देगी, क्योंकि इसकी वेट टेंडेंसी कितना करंट है, तो मान लो पीछे सिर्फ 2 एम्पियर ही बचेगा। तो अगर किसी को हाथ लगेगा, अगर वो इसके हाथ लगाएगा तो उसको करंट लगेगा बिल्कुल हल्का सा। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट लगने से वो बच गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों अर्थिंग करना। कई बार देखते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ के हाथ लगाते हो हल्का सा, तो आप देखते हो कि हल्का सा करंट लगा हाथ लगाने से, उसको हम बोलते हैं कि ये तो अर्थ हो गया। अर्थ का मतलब होता है कि करंट तो ज़्यादा लगना था लेकिन अर्थ वायर ने आपको बचा लिया, फिर भी 2 एम्पियर का ही करंट लगा आपको। ठीक है, तो अर्थ वायर का मेन काम क्या है बच्चों, अर्थ वायर का मेन काम ये है कि अगर किसी मेटालिक बॉडी में करंट आ जाए इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाली चीज़ में, तो उसके करंट को ज़मीन में भेज दे वो। ठीक है, चलो समझ में आ गया। इसका अर्थ वायर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सप्लाई सर्किट का ही पार्ट है, समझ लिया। बस इसको आप लैंग्वेज में अपने लिखना है। अर्थ वायर द मेन फंक्शन, द अर्थ वायर तो मेनली कहाँ पे काम आती है हमें, उन इलेक्ट्रिक अप्लायंस में इनकी बॉडी मेटल की बनी है। द अर्थ वायर प्ले मेन रोल इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंस ये इलेक्ट्रिक चेक करते हैं। In the electric appliance which has metallic body, जिनकी बॉडी मेटल की बनी होती है। ठीक है, और अर्थ वायर ये मेन रोल इन द इलेक्ट्रिक अप्लायंस विच हैज मेटालिक बॉडी, इनकी मेटलिक बॉडी बनी होती है। ठीक है, और इट्स फंक्शन इज, इसका काम क्या है, टू सेंड, अगर इसमें करंट आ जाए बॉडी में उसकी, टू सेंड
द करंट इफ एनी, अगर हो, ठीक है, इफ एनी इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर आ जाए तो, जब आता नहीं ना, इट्स फंक्शन टू सेंड द करंट इफ एनी इन द मेटेलिक बॉडी ऑफ अप्लायंस टू द ग्राउंड। ग्राउंड में भेज दे। और ये किसमें हेल्प करती है? टू प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक लेने में से बचाती हैं। इट प्रिवेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। और वैसे जब आप सर्किट में देखते हो तो ग्रीन कलर की होती है अर्थ वायर, ठीक है, द अर्थ वायर इज ग्रीन कलर। अगर आप किसी पुराने फ्रिज की तार को खोल के देखें ना तो ग्रीन कलर का मिलेगा आपको इसमें केजिंग इस चीज़ की, ठीक। तो ये आपका मेन जो तो ये आपका हमने यहाँ तक कवर कर लिया, ठीक है। तो अब बच्चों नेक्स्ट जो हम करेंगे वो पार्ट 3 में करेंगे। पार्ट 3 ज़्यादा बड़ा नहीं, कोई छोटा सा ही होगा, अगर होगा तो बाई चांस। वैसे तो ऑलमोस्ट आपका सारा कवर हो चुका है यहाँ तक, ठीक है। अगर पार्ट 3 डालूंगा तो मेन कुछ टॉपिक्स ही डालूंगा उसमें, बाकी ऑलमोस्ट आपका इसमें कवर हो चुका है, ठीक है। और इसके बाद बच्चे मैं वीडियो ज़रूर डालूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखनी है आपने। उसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, सारे के सारे इस चैप्टर में रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रखे हैं, ठीक है। तो वो वीडियो मिस मत करना, ठीक है। और यहाँ तक समझ आए। और अगर कुछ कंसेप्ट आपको लगता है कि आपको या किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें उसको, ठीक है। चलो।